हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये सोचें, दैनिक जीवन में यदि हम साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहीं पे समतल भूमि होता है और उस जगह पर स्पीड ज्यादा होता है, एकाएक बालू पड़ता है तो हमारा साइकिल थोड़ा सा क्या होता है, दिशा से भटक जाता है, इधर घूम जाता है। या कहीं एकाएक जाते जाते पानी मिल जाता है और उस पानी में जब हम साइकिल को प्रवेश कराते हैं तो साइकिल थोड़ा सा घूम जाता है। तो यही अपवर्तन है। जब ये प्रकाश के साथ होता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा से विचलित होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का हर माध्यम में चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और यहाँ से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यह एक दर्पण हो गया, यहाँ पे एक दर्पण हो गया, जिस दर्पण में क्या हो जाती है, एक कांच हो गया और इस कांच में प्रकाश की किरण इधर से आती है और यहाँ से प्रवेश करके जाती है। तो प्रवेश करके जाती है तो वो क्या करती है, कांच में जब जाती है तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है और बाहर निकलती है तो फिर सीधे सीधे निकल जाती है। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल निर्वात में या वायुमंडल में जितनी हो सकती है उतनी कांच में नहीं है, और कांच में जितनी हो सकती है उतनी फिर बाहर नहीं है, उससे ज्यादा या कम हो सकती है। इसलिए प्रकाश अपने पथ से विचलित होता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी सीधे शब्दों में कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाशक लिखा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब उसके बाद हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला कारण हो जाता है आपका कि प्रकाश का माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल अलग अलग होता है। किसी में चाल कम तो किसी में अधिक। तो ध्यान दीजिए कि जिस माध्यम में क्या होता है, विरल स्थिति होगी और सघन स्थिति होगी। तो विरल में क्या होता है, विरल में प्रकाश की चाल तेज हो जाती है और सघन में अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अब आगे हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हो जाता है। पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ रिफ्लेक्स हो रही है, मतलब ये आपका हो जाता है अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण के बाद एक इधर हो जाता है, क्या इधर हो जाता है निर्गत किरण। बीचों बीच यहाँ पे लंब डाल दिए, यहाँ पे भी लंब डाल दिए। तो कंडीशन क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर मुड़ जा रही है, और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। इस स्थिति में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो जाता है कि आपतन का कोण और अपवर्तन के कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है जिससे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि इस नियम का खोज किसने किया था? स्नेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हो जाता है कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कांच का एक आयताकार स्लैब है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा? तो प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से आती है और सघन में आती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब से क्या हो जाती है, दूर भागती है। अब देखिए
वे कारक जिनसे पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल पर। पहले समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन है क्या। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ये आपका आयताकार स्लैब हो गया, कांच हो गया, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर भागती है। प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर भागती है। इस स्थिति में आपतित किरण को आगे की ओर, आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। इसी विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। ओके, पार्श्विक विस्थापन क्या हुआ, प्रकाश की किरण जब क्या होती है, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर भागती है। इस स्थिति में आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन, इस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। अब आगे हो जाता है आपका कि पार्श्विक विस्थापन जो होता है कांच के स्लैब की मोटाई की सीधा समानुपाती होता है। मोटाई अधिक होता है तो विस्थापन भी अधिक होता है, मोटाई कम होगा विस्थापन कम हो जाता है। आगे हो जाता है कि पार्श्विक विस्थापन आपतन के कोण का सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण अधिक होगा तो विस्थापन भी अधिक होता है, कम होता है तो कम होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के अपवर्तनांक के बीच समानुपाती होता है, यानी अपवर्तनांक अधिक मतलब सघन होगा, अपवर्तनांक कम है तो विरल होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि दो पदार्थ दिया, एक का अपवर्तनांक 1.33 और एक का अपवर्तनांक 1.47 है, इसमें कौन सघन है? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या हो जाएगा? विरल। यानी सघन का मतलब अपवर्तनांक अधिक हो गया और विरल का मतलब अपवर्तनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपवर्तनांक जो होता है वो अपवर्तनांक जो होता है इसी के अनुपात के बराबर होता है, यानी अपवर्तनांक sin i बटा sin r के अनुपात को अपवर्तनांक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हो जाता है कि पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा, क्योंकि चाल अधिक होगा, और चाल अधिक होगा तो उसमें विस्थापन कम। आप देखते हैं कि जब तेज गति से आप किसी जल में प्रवेश करते हैं और जल थोड़ा कम होता है तो उसमें किसी प्रकार का आपका दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकाश की चाल अधिक है, और प्रकाश की चाल अधिक है इसका मतलब विस्थापन कम होता है। अब आगे होता है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का क्या इफेक्ट होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला प्रभाव वो पड़ता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाशीय भ्रम की दशा हो जाती है। प्रकाशीय भ्रम की दशा क्या होती है? जैसे अक्सर हम लोग तालाब में जाते हैं, तालाब के किनारे मछली तैरती रहती है, हम उसमें हाथ लगाते हैं, मछली लगता है कि मछली यहाँ पर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मछली यहाँ है और दिखाई यहाँ देती है, हम हाथ लगाते हैं तो हमारे नीचे से निकल जाती है। या कभी कभी हम ये देखते हैं कि घर में शीशा का ग्लास अगर होता है तो उस ग्लास को खाली रखने पर गहराई अधिक दिखाई देती है, जो ही पानी डालते हैं उसकी गहराई कम हो जाती है। बाल्टी है, बाल्टी की गहराई अधिक दिखती है, जब पानी उसमें डाल देते हैं अपेक्षाकृत गहराई कम होने लगती है। हम कभी कभी स्नान करते समय हाथ को लगाते हैं तो हमारा हाथ टेढ़ा दिखता है, और जो जल में भाग होता है हाथ का वो कैसा दिखता है? मोटा दिखता है, और नीचे हल्का टेढ़ा और इधर सा लगता है कि टूटा हुआ है, इस प्रकार का दिखता है। हम किसी क्षण को ग्लास में डालते हैं तो ग्लास टेढ़ा दिखता है। यही सब प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव होता है। यानी पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ा या छोटा प्रतीत होता है। अब प्रश्न आ गया, पानी में डूबी हुई छड़
मुड़ी हुई या पतली प्रतीत होती, मोटी प्रतीत होती है। कैसे? तो ये कैसे होता है, देखिए ये छड़ है, इसमें पानी भरा हुआ है और मान लीजिए यहां से ये यहाँ तो आके सट गया, लेकिन प्रकाश की किरण जब इधर से आ रही है हमारे नेत्र से, प्रकाश की किरण जो हमारे नेत्र से आ रही है तो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दिखाई देती है, जो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब दिखता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखता नहीं है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब पानी में रखा छड़ हम देखते हैं तो पानी में डूबा हुआ भाग अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होता है, अलग दिखाई देता है, जो तिरछा और मोटा होता है, यानी उसके काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख पाते हैं। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। अक्षर जब होता है किसी टेबल पर और उसके अखबार रख के और उसके ऊपर हम कांच का स्लैब रख देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा उठा हुआ है पेपर से। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो क्या होता है, अपेक्षाकृत काल्पनिक दिखाई देता है और उठा हुआ दिखाई देता है। आगे हो जाता है मछुआरे मछली भेजने में कठिनाई होती है। वो क्या होता है, मछुआरे देखता है कि मछली यहाँ पर है और मछली कहाँ रहती है, यहाँ होती है, वो मारता है यहाँ पे और चला जाता है यहाँ पे, बच के निकल जाती है। तो ऐसे में मछुआरे क्या करता है, मछली के नीचे के पोजीशन पर भेजता है जिससे मछली आसानी से पकड़ में आ जाती है। अब आगे होता है प्रकाश अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि किन्हीं दो माध्यम, जैसे मान लीजिए हवा और कांच या हवा और जल हम ले लें, के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं सी बटा भी, इसको एन से सूचित किया जाता है, जहां सी किसका रिप्रेजेंट करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी का मतलब होता है पदार्थ में प्रकाश की चाल। पदार्थ में प्रकाश की जो चाल होती है वो भी होती है, तो n इक्वल टू हो जाता है c बटा v हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि हवा का अपवर्तनांक 1.0033 है, इसका तात्पर्य क्या है। दे दिया कि कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 है, इसका तात्पर्य क्या है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका तात्पर्य क्या है। या किसी भी चीज का, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसको जानने के लिए हम एक क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना हो जाता है, 1.50। लिख दिया क्वेश्चन, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.33 है, 1.50 है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है, अर्थात बेंजीन वो पदार्थ है जिसमें प्रकाश की का अपवर्तनांक 1.50 है। तो बेंजीन में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। सी हम जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और अपवर्तनांक दिया है 50। अभी बताएं n इक्वल टू सी बटा में भी, यानी सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। इस चीज को समझ जाइएगा तो बाकी चार्ट के सभी क्वेश्चन को आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पदार्थ में प्रकाश की चाल समझना हमको ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और भी का मान मालूम नहीं और इसका मान 1.50 है। अगर यहाँ पे ये चला जाए और यहाँ पे ये चला जाए तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा में कितना हो गया, 1.50। अब यहाँ से क्या हो जाता है, 3 डेसिमल हटाए तो 00 10⁸ बटा में 150, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ,
तो ये हो गया आपका बेंजीन में प्रकाश की चाल, बेंजीन में प्रकाश की चाल, बेंजीन में प्रकाश की चाल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होना चाहिए, तो ये आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हो जाएगा बाबू कि जितने भी चार्ट हैं, इस चार्ट के माध्यम से पहले हम तो आपको बेंजीन का निकाल के दिखा दिए। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, इसका तात्पर्य क्या है, आपसे पूछ रहा है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य क्या है। उसके बाद कह रहा है तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 है, इसका तात्पर्य क्या है। खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54 है, इसका तात्पर्य क्या है। रूबी मणि का अपवर्तनांक 1.71 है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अब आगे बढ़ते हैं।